प्यारे बच्चों, वातायन हिंदी परिवार में आप सभी का स्वागत है। बड़ा ही हर्ष अनुभव होता है अपने शिक्षक साथियों से मिलकर और उन तमाम ऐसे बच्चों से जो वातायन हिंदी के माध्यम से पठन पाठन कर रहे हैं। बच्चों, निरंतर कक्षा 12 के प्रति सरकार की कार्य योजना परिवर्तित हो रही है। आज 2 जून को ऐसी सूचना प्राप्त हुई है कि अब प्रदेश की सरकार इंटरमीडिएट की परीक्षा संपादित कराने के लिए पुनर्विचार करेगी। उम्मीद यही की जा रही है कि परीक्षा जिस प्रकार से सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द की गई है, वैसे ही इंटरमीडिएट की परीक्षा भी संपादित नहीं हो पाएगी। ये मेरा व्यक्तिगत अनुमान कहता है। बच्चों, फिर भी जब तक कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है तब तक हमें निरंतर अध्ययन करते रहना चाहिए। और अध्ययन का जो जीवन में उपयोगिता है, उसका जो महत्व है, वह इसलिए नहीं है कि आप इस बात को समझें आप इंटर इसलिए पढ़ रहे हैं, सिलेबस इसलिए पढ़ रहे हैं, कोर्स इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको पढ़ना है। नहीं बच्चों, यह जीवन के लिए उपयोगी भी होता है और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए भी। इसी क्रम में हम संस्कृति के साथ साथ हमने देखा राष्ट्र के विकास में 3 घटक प्रमुख रहे: भूमि, जन और संस्कृति। और इन तीनों का सम्मिलन स्वरूप ही हमारा राष्ट्र बनता है। बच्चों, यहां पर राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। एक तरह से देखा जाए तो संस्कृति को परिभाषित किया गया है। संस्कृति सभ्यता, संस्कृत भाषा, जिसे हम विषय के रूप में अध्ययन करते हैं। मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया, वही इसके जीवन की श्वास प्रश्वास है। हमारे जीवन में संस्कृति का बड़ा ही महत्व है। हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, किसी भी समाज को परखने के लिए वहां की संस्कृति को देखना होगा, सभ्यता को देखना होगा। बिना संस्कृति के जन की कल्पना कबंध मात्र है। किसी समाज को देखना है तो वहां की कल्पना करना है। इन्होंने कहा अगर करेंगे तो कबंध मात्र है। कबंध का अर्थ ही होता है ऐसा धड़ जिसमें सिर ना हो। अर्थात बच्चों, यह एक सिर की तरह है। अगर सिर नहीं है तो शरीर बेकार है। मस्तिष्क ही जन का, संस्कृति जन का मस्तिष्क है। बच्चों, आगे लिखते हैं, अगर ये संस्कृति क्या है, जन का मस्तिष्क होती है। इसीलिए हमें इस मस्तिष्क को संभाल कर रखना है, समझना है, देखना है। बच्चों, यहां पर हमें देखना है कि संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान होता है। बच्चों, हम जैसे जैसे अपनी संस्कृति को सबल करते हैं, वैसे वैसे ही हमारा राष्ट्र संबल प्राप्त करेगा और उसका कारक होगा भूमि और जन। भूमि और जन जितने सबल होंगे उतना ही हमारा राष्ट्र बलवान बनेगा, सबल बनेगा। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाएं, बच्चों क्या किए जाएं? विरहित कर दिए जाएं, रहित कर दिए जाएं, तो राष्ट्र का लोभ समझना चाहिए। बहुत अच्छी बात है। अगर जिस राष्ट्र में जन नहीं है, भूमि नहीं है और संस्कृत से अलग पृथक कर दिए जाए तो राष्ट्र का, वहां राष्ट्र की क्या कल्पना है? इसीलिए कहा गया कि जीवन के बिटप का पुष्प संस्कृति है। जैसे कोई वृक्ष होता है और उस वृक्ष में पुष्प का महत्व होता है, वैसे ही इस जीवन रूपी बिटप में उसका जो पुष्प क्या है, वो बच्चों संस्कृति होती है। संस्कृत के सौंदर्य और सौरभ, सौरभ बच्चों सुगंध होता है। सही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और यश अंतर्निहित है। हम देखते हैं कि राष्ट्र के जीवन में सौंदर्य और यश
प्राप्त करने के लिए उस सुरभि के माध्यम से हमें संस्कृति की ओर आगे बढ़ना पड़ेगा। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। बच्चों, यहाँ पर संस्कृति को परिभाषित किया गया है। ज्ञान और कर्म दोनों का पारस्परिक प्रकाश, दोनों के माध्यम से ही हम संस्कृत की धरोहर को प्राप्त कर सकते हैं। भूमि पर बसने वाले जन के ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है वह कर्म के क्षेत्र में रचा है। बच्चों, यहाँ पर ज्ञान और कर्म दोनों का समन्वयन आगे बढ़ाता है राष्ट्र को। दोनों में ही एक हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। जीवन के विकास की युक्ति ही संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है। बच्चों, जरूरी होता है कि पहले हम अनुच्छेद को समझें। वो संस्कृत के इस अनुच्छेद में, इस गद्यांश में लेखक क्या कहना चाह रहे हैं और उससे प्रेरित संस्कृत का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती हैं। बच्चों, हमारी अलग अलग संस्कृति, अलग अलग सभ्यता हो सकती है, लेकिन राष्ट्र एक होता है। एक राष्ट्र में हम किस प्रकार से इस संस्कृति को समाहित कर सकते हैं, परंतु उन सब का मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। हमारे अंदर एक सहिष्णुता की विचारधारा होती है, समन्वयात्मक मेल होता है और वह संस्कृति का मूल आधार होता है। बच्चों, सरल शब्दों में कहा जाए तो ये संस्कृति को लेकर के ही कोई समाज, कोई राष्ट्र आगे बढ़ सका है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लता, वृक्ष और वनस्पति अपने अदम में कहते हैं बच्चों, जिसे दबाया ना जा सके भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मिलन में अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं। हम बच्चों देख रहे हैं कि जैसे यहाँ पर जिस प्रकार की स्थितियां आ रही हैं उनको अविरोधी है, एक दूसरे का विरोध नहीं है। उसी प्रकार राष्ट्रीय जन और संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। हमें एक राष्ट्र का निर्माण करने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त करते हैं। बच्चों, हम लोगों ने देखा है कि नदियां अलग अलग धाराओं से जाकर के, अलग अलग मार्गों से जाकर के लेकिन समुद्र में समाहित हो जाती हैं। वैसे हमारी भिन्न भिन्न संस्कृतियां होती हैं, लेकिन वो अंततोगत्वा वो एक राष्ट्र का निर्माण करती हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन में विधियां राष्ट्रीय संस्कृति के समन्वय प्राप्त करती हैं। समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी रूप होता है। बच्चों, ये आवश्यक होता है कि हम राष्ट्र को किस रूप में देख रहे हैं, हम राष्ट्र को कैसे महसूस कर रहे हैं। आवश्यकता होती है कि साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों से प्रकट करते हैं। बच्चे इस बात को समझेंगे और जहां कोई असुविधा हो इस बात को पुनः एक्सप्लेन करेंगे। एक बार पुनः वीडियो आप सुनेंगे, नहीं कोई बात समझ में आ रही है तो आप कमेंट में बात को कहिए, लिखिए। वातायन हिंदी आपके साथ रहेगा। साहित्य हो, चाहे कला हो, चाहे नृत्य हो, जो हमारे आनंद की ये जितनी भी वस्तुएं हैं, जितनी भी सामग्री हैं, ये हमारे मानसिक भावों को प्रकट करते रहते हैं। आत्मा को जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इन विविध रूपों में साकार होता है। यद्यपि बाह्य रूप में की दृश्य संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं। बच्चे इस बात को समझें कि आंतरिक और बाह्य ये दो प्रकार के लक्षण दृष्टिगत होंगे, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से उसमें एक सूत्रता होती है। अगर हम देखेंगे तो एक सूत्र जैसे धागा होता है, उसमें ना जाने कितने फूल पिरोए जाते हैं और वो माला का स्वरूप ले लेता है। ऐसे ही हमारे अंदर विभिन्न प्रकार की संस्कृतियों में एक राष्ट्र की परिकल्पना होती है। बच्चों, जो व्यक्ति सहृदय है अर्थात सहनशील है, हृदयवान है, हृदय तो सभी के होता है, लेकिन वह दूसरे की भावनाओं को महसूस करने की क्षमता रखता है। वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है, उससे आनंदित होता है और इस प्रकार की उदार भावना ही विविध जनों के बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। बच्चों, आवश्यक होता है कि हम इस बात को समझें क्या हमारे लिए हितकर है और क्या हमारे लिए हितकर नहीं है। गांवों जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोकगीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा पड़ा है। बच्चों, मित जो कम हो, थोड़ा हो,
और अमित जो कम ना हो। हम देखेंगे हमारी लोक संस्कृतियां हैं, उनमें संस्कृत के ना जाने कितने अनछुए पहलू स्पष्ट दिखाई पड़ेंगे, जहां से आनंद की भरपूर मात्रा प्राप्त हो सकेगी। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय काल में उन सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। बच्चों, अंत में देखते हैं पूर्वजों के चरित्र और धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृत के क्षेत्र में जो कुछ पराक्रम किया है, वह सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करते हैं। आवश्यकता होती है हमारी जो संस्कृति है उसको हम उस पर गौरवान्वित हों और उसके तेज को अपने भावी जीवन के में साक्षात देखना चाहते हैं। यही वही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक स्तर का प्रकार है, जहां अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है। बच्चों, ये देखना पड़ेगा अतीत जो बीता हुआ समय है और जो वर्तमान आने वाला समय। कहीं ऐसा तो नहीं है कि जो हमारा बीता हुआ समय है वह आज आने वाले समय के लिए भार स्वरूप हो गया है। ऐसा नहीं होना चाहिए। जहां भूत वर्तमान को जकड़ कर नहीं रखना चाहता, वरन अपने वरदान से पुष्टि करके उसे आगे बढ़ाना चाहता है। बच्चों, उस राष्ट्र का हम स्वागत करें। आओ बच्चों, एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण करें जहां पर इन तीनों का सम्मिलन स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है, दिखाई पड़ता है। बच्चों, इस पूरे संस्कृति के अनुच्छेद को पढ़ेंगे, पूरे इस जो हमारा उपशीर्षक दिया गया है इसको देखेंगे, समझेंगे और तत्पश्चात इस बात को महसूस करके इस पर जो आधारित पूरे पाठ पर जो अभ्यास प्रश्न हैं वो लगातार हम दे रहे हैं। लेकिन इस पर जो अभ्यास प्रश्न दिए जा रहे हैं उनको अपनी कॉपी पर नोट करिए और उन्हें आप करिए। प्यारे बच्चों, अभ्यास कार्य के लिए अनुच्छेद सम्मुख है, देखें इसको। साहित्य, कला, नृत्य, संगीत, आमोद प्रमोद के अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं और यहाँ से लेकर के और अंत में दिया गया है उदार भावना ही विविध जनों में बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्यकर है। ये पूरा अनुच्छेद पढ़ेंगे। जैसा कि हम लगातार आपसे कहते रहते हैं कि अनुच्छेद को आप गहराई से पढ़िए। जितने भी नीचे प्रश्न दिए रहते हैं उनके उत्तर आपको इस गद्यांश में प्राप्त हो जाएंगे। बच्चों, आवश्यकता है, अब पहला प्रश्न देखें। लिखा हुआ है कि उपर्युक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। पहली बार ऐसा है जिसमें कि संदर्भ पूछा गया है। यहाँ पर आपको संदर्भ लिखना है। अब यहाँ पर हेडिंग डालनी पड़ेगी कि गद्यांश का संदर्भ। प्रस्तुत गद्य खंड या गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में या हिंदी के अंतर्गत, हिंदी में संकलित गद्य भाग के अंतर्गत राष्ट्र का स्वरूप निबंध से संकलित है। इसके लेखक हिंदी के सुप्रसिद्ध विद्वान डॉक्टर वाजुशरण अग्रवाल जी हैं। दूसरा देखें आप, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। बच्चों, ये यहाँ पे दिया गया है ये कि अंश की व्याख्या यदि बाह्य रूप से दृष्टि में संस्कृत के बाह्य लक्षण से लेकर के और आनंदित होता है। कहने का अर्थ हो गया कि हमें आनंद दो प्रकार से मिल रहा है। एक जो हमें दिखाई पड़ता है और दूसरा एक आनंद जो हमें आंतरिक रूप से प्रदान करता है। संस्कृति का वह भाग जो हमको आनंदित करता है, जो व्यक्ति सहृदय है और प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। हमें इस प्रकार से संस्कृति के दोनों ही पक्षों को स्वीकार करके और उससे आनंद की अनुभूति करनी चाहिए। हमें ये नहीं समझना है वो कि साहित्य, कला, नृत्य, संगीत जैसा भी कुछ है वह हमारे आनंद का स्रोत हो सकता है। बच्चों, इसलिए आवश्यकता होती है कि हम इसे स्वीकार करें। अगला है प्रश्न कि सहृदय व्यक्ति किसे स्वीकार करके प्रसन्नचित्त होता है। आप देखिए इसमें लिखा हुआ है सीधा सा कि सहृदय व्यक्ति वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करके आनंदित होता है। आपका उत्तर हो जाएगा। बच्चों, इस प्रकार से इन प्रश्नों को पढ़िए आप और पढ़ करके इन प्रश्नों को अपनी नोटबुक पर इनके उत्तर लिखिए, जिससे कि आपका अभ्यास भी बनेगा और आगे आने वाली परीक्षाओं के लिए आपको संबल भी प्राप्त होगा।
ये पूरा निबंध डॉक्टर वासुशरण अग्रवाल ने जो लिखा और जिसके 3 उपशीर्षक लिखे हैं, भूमि, जन और संस्कृति। इन तीनों के सम्मेलन के स्वयं से राष्ट्र का स्वरूप बनता है। बच्चों, यह एक महत्वपूर्ण पाठ है जो आपके लिए इस परीक्षा अगर हो रही है तो इस परीक्षा में भी और वरना 2022 की परीक्षाएं हैं उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। पुनः जो बच्चे कहीं कहीं असुविधा हो रही है तो कमेंट करें, क्या पढ़ना चाहते हैं गद्य में, पद्य में या संस्कृत भाग में, वो अपनी बात को लिखें। वातायन हिंदी आपके प्रति आभारी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए सभी लोगों को जिन्होंने वातायन हिंदी को सब्सक्राइब किया है और शेयर किया है तथा उनके साथ हृदय से अपनी भावनाएं, शुभकामनाएं संप्रेषित करते रहते हैं। वातायन हिंदी आपके प्रति आभार ज्ञापित करता है। धन्यवाद।